वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने सप्लाई में देखा था कि सप्लाई किसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन को एज अ सप्लाई हम लोग एज अ सप्लाई ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि सप्लाई में कंसिडरेशन होना चाहिए और और उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। लेकिन उसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो हम एज अ सप्लाई कंसिडर करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास कोई विथ कंसिडरेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस है कि नहीं, फिर भी उसको हम क्वालिफाई करेंगे एज अ सप्लाई। वो हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी कि अगर मैंने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया कोई आउटसाइड कंट्री से, वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है या बिजनेस यूज़ के लिए है बट विथ कंसिडरेशन है, तो वो मेरी सप्लाई हो जाएगी, मुझे उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन यानी कि डीम्ड सप्लाई। Activity without consideration deemed supply, treated as supply even if without consideration. Okay, स्पेशली मेंशनड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 जो है जीएसटी का, उसमें ये स्पेशली मेंशन किया है कि कौन कौन सी सप्लाई है जहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं दिया है फिर भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उसमें क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा और वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। ये थोड़ी सी प्रोविज़न हमारी जो पहले थी टैक्स रेजिम उससे थोड़ी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई सर्विस टैक्स में क्या था कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो वो फॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, सर्विस टैक्स में, बट यहाँ पे ये सर्विस टैक्स में, यहाँ पे ये जीएसटी में फॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल 1, एक्टिविटी मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, 4 एक्टिविटीज़ है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। थर्ड, प्रिंसिपल एजेंट। फोर्थ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट हम परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। Any kind of disposal or transfer of business asset made by the entity even without consideration consider as a supply। ठीक है, क्या है, तो कोई मेरी बिजनेस असेट है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी प्लांट एंड मशीनरी है जो मैंने परचेस की थी, तब उसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम किया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की होगी। अब मैं उसको किसी और को सेल कर दे रही हूँ बट विदाउट कंसिडरेशन, उसके पास से पैसे नहीं ले रही, ऐसे ही दे रही हूँ उसको, तो भी ये एक मेरा सप्लाई कंसिडर हो जाएगा और उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, वो जीएसटी में आ जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशंस है, देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। सेकंड, ट्रांसफर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, परमानेंट ही हो जाना चाहिए, टेम्पररी मैंने नहीं दिया होना चाहिए कि भाई मैं टेम्पररी तुम्हें विदाउट कंसिडरेशन प्लांट एंड मशीनरी यूज करने को दे रही हूँ, तो वो यहाँ पे फॉल नहीं होगा। थर्ड, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड ऑन सच बिजनेस असेट। आईटीसी कंपलसरी इस असेट के ऊपर क्लेम की होनी चाहिए, तभी ये मेरा सप्लाई की तरह फॉल होगा। ठीक है, बिजनेस असेट टर्म हैज़ बीन नॉट आइडेंटिफाई अंडर जीएसटी लॉज। जीएसटी लॉज में बिजनेस असेट किसको कहते हैं उसके बारे में कुछ बताया नहीं है।
ठीक है। नॉट कंसिडरेशन एज अ डीम्ड सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. Which type of case is not consideration, not considered as a supply? Business asset on which ITC is blocked, not available. जो बिजनेस असेट है वो मैं जब परचेस कर रही थी तब उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक थी, मतलब मैंने उसके ऊपर आईटीसी पे ही नहीं की है, और अभी मैं वो मोटर व्हीकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रही हूँ, तो उसके ऊपर मुझे सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस असेट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी क्रेडिट बट आईटीसी क्रेडिट हैज बीन नॉट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. फॉर एग्जांपल मेरी प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेस की है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे जीएसटी मिल रहा था, लेकिन मैंने उसको कैपिटलाइज कर लिया और उसको मैंने क्लेम नहीं किया था आईटीसी में, तो अभी मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पास ऑन कर रही हूँ किसी और को, तो वो मेरी सप्लाई कंसीडर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वो कंडीशन में फॉल नहीं हो रही है कि आईटीसी मैंने टेक की है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मोहिनी गिव्स हर मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस टू शोहन फॉर परमानेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसीडर एज अ सप्लाई. सेकंड, किरण डीलर ऑफ लैपटॉप्स गिव्स हिज मोटर कार टू रोहन free of cost, not considered as a supply because ITC on motor vehicle is blocked, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. सप्लाई बिटवीन मतलब रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो विदाउट कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होती है, तो वो सप्लाई में ट्रीट हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टर्म रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन. अब मैं देखूंगी रिलेटेड पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आता है? family members, partners of directors of one another's office, legally recognized partner, employer, employee, third person having more than 25% of the value of the share, person controls third person, sole agent of the another, one another, ठीक है. Example, Mrs. Sikha holds 40% in ABC Limited and 35% in XYZ Limited. So here ABC Limited and XYZ Limited each related person, and any transaction between them without consideration in the course of furtherance of business treated as a supply, ठीक है. मीन्स ये क्या है कि सिक्खा ने एबीसी लिमिटेड में उसको 40% स्टेक था, फिर XYZ लिमिटेड में 30% स्टेक था, 35% था, तो बोथ कंपनी में सेम डायरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन जो दो कंपनी है वो रिलेटेड हो जाएगी और उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एज अ सप्लाई ट्रीट होगा. डिस्टिंक्ट पर्सन क्या रहता है? आपको पता है स्टेट वाइज सभी पर्सन को अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है. मतलब कोई सप्लायर ने एक बार अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया कोई भी स्टेट में, और अगर वो दूसरे स्टेट में कोई दूसरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो उसका जो ये दो शॉप है वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है. बट अगर उसने विद इन स्टेट में सेम रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर उसको एडिशनल प्लेस इंसर्ट कर दिया है तो वो उसका डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा, ठीक है. डिस्टिंक्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज टू एस्टेब्लिशमेंट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, बोथ आर द डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है. कौन कौन डिस्टिंक्ट पर्सन है? फॉर एग्जाम्पल, वन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एक एक जो मिस्टर एक्स है उसका एक जो शॉप है वो इंडिया में है, एक आउटसाइड इंडिया है, बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन.
एक जो उसका शॉप है वो गुजरात में है, एक शॉप है वो महाराष्ट्र में है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब महाराष्ट्र में उसका नॉन टैक्सेबल सप्लाई का शॉप है, फिर भी वो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन ही कहलाएगा और वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन ही रहेंगे। वन एस्टेब्लिशमेंट इन सेम स्टेट बट हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या होगा, पहले ये कंपलसरी था कि अगर मेरा बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है तो मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ते थे। बट अब क्या कर दिया सरकार ने कि अगर मेरा बिजनेस वर्टिकल अलग मीन्स मेरी एक शॉप है वो बुक्स की है, एक शॉप है वो मेरी वाइन की है, तो दोनों का बिजनेस अलग हो गया। तो मुझे पहले क्या था कि जीएसटी नंबर अलग अलग लेना था, बट आफ्टरवर्ड जीएसटी में बोल दिया था कि आप उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा है तो क्या होगा, दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन ही हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, XYZ registered person owns cycle shop in Maharashtra. It has opened a liquor shop in Uttarakhand for trading alcohol. XYZ Limited not required to take registration for liquor shop even if both are the, क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। स्टॉक ट्रांसफर मीन्स अब हमने देखा होगा कि हेड ऑफिस से ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर होता है। अगर हेड ऑफिस कोई डिफरेंट स्टेट में है और ब्रांच कोई डिफरेंट स्टेट में है तो उसमें क्या होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा तो वो सप्लाई के तरह ही ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के रखा है, लखनऊ फैक्ट्री है वो स्टॉक ट्रांसफर करती है दिल्ली फैक्ट्री को, तो दोनों का क्या है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि स्टेट अलग अलग है, तो ये सप्लाई कंसीडर हो जाएगा। बट एक फैक्ट्री लखनऊ में है दूसरी कानपुर में है और सेम रजिस्ट्रेशन है, तो स्टॉक ट्रांसफर होगा तो ये सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टॉक ट्रांसफर है वो तो क्या होगा, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा, बट वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लेविएबल हो जाएगा इसको। मोल्ड्स एंड डाइस ओन्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। जो खुद मैन्युफैक्चर करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है मतलब जॉब वर्कर है उसको ट्रांसफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सप्लाई की तरह कंसिडर नहीं होगा क्योंकि वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर रिलेटेड पर्सन, हमने आगे देखा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। मतलब एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है कि भाई तुम्हें इतना इतना काम करना है और वो जो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से, तो वो एज अ सप्लाई ट्रीट नहीं होगा। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट दे रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई बोल देंगे। बट उसकी एक लिमिट डिसाइड की है कि अप टू 50,000 अगर कोई गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, वो
सप्लाई नहीं ट्रीट होगा। बट मोर देन 50,000 अगर कोई गिफ्ट देगा तो वो एज अ सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। पर्क विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर पहले से ही एग्रीमेंट बना रखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई पर्क विजिट को लेकर, तो वो आउटसाइड सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था उसे के हिसाब से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, तो वो सप्लाई में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। अब कोई क्लब की मेंबरशिप है, हेल्थ एंड फिटनेस फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, उस पर भी सप्लाई नहीं लगेगा। फ्री हाउसिंग देगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो अगर उसके C2C में कंसिडर हो रहा है तो वो भी सप्लाई नहीं, मतलब कॉस्ट टू कंपनी में कंसिडर हो रहा है तो वो भी सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा ही होगा कि कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट घर देगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में इतना ही याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अगर कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, मोर देन 50,000, तो वो एज अ सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर GST एम्प्लॉयर को पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड बाय।